अग्निपथ की यात्री। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस अजय जिजीविषा की है जो राख के ढेर से भी फिनिक्स पक्षी की तरह जी उठती है। आनंदी का जीवन एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें त्रासदियों के छंद हैं, लेकिन उनका अंत हमेशा विजय के उद्घोष में होता है। अग्निपथ की यात्री। आनंदी का घर बेंगलुरु के एक शांत उपनगर में था, जहां चमेली की खुशबू और बच्चों की हंसी का राज था। उनके पति सुबोध एक सौम्य बैंक अधिकारी थे, जिनके लिए दुनिया उनके परिवार और आनंदी की समाज सेवा के इर्द गिर्द सिमटी थी। आनंदी केवल एक गृहिणी नहीं थी, वे एक विचार थी। वे हर रविवार शहर की सबसे पिछड़ी बस्तियों में जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों और स्वच्छता के बारे में बताती थी। सुबोध अक्सर मजाक में कहते, आनंदी, अगर कभी मेरा रहा तो ये बस्तियां ही तुम्हारा घर बन जाएंगी। आनंदी उनके मुंह पर हाथ रख देती, लेकिन नियति ने सुबोध के उन शब्दों को पत्थर की लकीर मान लिया। उस काली बरसात वाली रात सुबोध की कार एक ट्रक से टकरा गई। पुलिस की फोन कॉल ने आनंदी के जीवन के संगीत को हमेशा के लिए एक कर्कश खामोश में बदल दिया। सुबोध चले गए और अपने पीछे छोड़ गए 7 साल का बेटा आर्यन, 12 साल की बेटी ईसा और एक गहरा सन्नाटा। पति की मृत्यु के बाद आनंदी ने घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपनी पूरी बीमा राशि और सुबोध की ग्रेजुएटी के पैसों से उम्मीद नाम का एक छोटा सा आश्रम खोला। यह उन विधवाओं के लिए था जिन्हें समाज और उनके अपनों ने बोझ समझकर बाहर निकाल दिया था। आनंदी की बढ़ती सक्रियता स्थानीय पार्षद विक्रम सिंह को खटकने लगी। विक्रम सिंह का धंधा बस्तियों की महिलाओं को डरा धमका कर वोट और मजदूरी वसूलना था। आनंदी ने उन्हें आत्मसम्मान सिखाना शुरू किया तो विक्रम सिंह का साम्राज्य डोलने लगा। एक दोपहर जब आर्यन स्कूल से लौट रहा था, एक सफ़ेद वैन ने उसका रास्ता रोका। आर्यन फिर कभी घर नहीं लौटा। आनंदी के लिए यह प्रहार सुबोध की मृत्यु से भी बड़ा था। विक्रम ने संदेश भिजवाया, समाज सेवा का शौक आर्यन की बलि मांग रहा है। संस्था बंद करो तो शायद बेटा वापस मिल जाए। आनंदी ने पुलिस थाने के चक्कर काटे, सत्ताधीशों के पैर पकड़े, लेकिन राजनीतिक रंजिश की जड़ें बहुत गहरी थीं। वे महीनों सड़कों पर पागलों की तरह आर्यन की तस्वीर लेकर भटकती रही। समाज जो कल तक उनकी प्रशंसा करता था, अब कानाफूसी करने लगा। इतना शौक था नाम कमाने का कि अपने बेटे की सुरक्षा भूल गई। आनंदी के भीतर की माँ मर रही थी, लेकिन उनकी आत्मा ने एक नई सुक्ति को अपना कवच बना लिया था। आसान जीवन की प्रार्थना मत करो, कठिन जीवन झेलने की शक्ति की दुआ करो। बेटे की तलाश और अदालती लड़ाइयों ने आनंदी को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया। विक्रम सिंह ने बैंक पर दबाव बनवाकर उनकी संस्था के खाते फ्रीज करवा दिए। उम्मीद केंद्र की छत टपकने लगी थी और वहां रहने वाली महिलाओं के पास राशन खत्म हो गया था। सबसे बड़ी चोट तब लगी जब ईसा की मेडिकल कॉलेज की पहली किस्त जमा करने का समय आया। ईसा बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। आनंदी ने अपने आखिरी गहने भी गिरवी रख दिए, लेकिन वे भी काफ़ी नहीं थे। एक शाम ईसा ने आनंदी के हाथ से वो गहना ले लिए और कहा, माँ, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे आपकी शक्ति बनना है। ईसा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक छोटे गारमेंट फैक्ट्री में काम करना शुरू किया ताकि घर का चूल्हा जल सके। आनंदी उस रात ईसा को सीने से लगाकर घंटों रोई। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आज मेरी बेटी ने अपनी आंखों के सपने मेरी लड़ाई के नाम कर दिए। अब मैं हार ही नहीं सकती। राजनीतिक रंजिशों ने अब गंदा मोड़ लिया। विक्रम सिंह ने आनंदी पर विदेशी चंदे के गबन का झूठा आरोप लगाया। एक सुबह पुलिस आनंदी को हथकड़ी लगाकर ले गई। उसी दोपहर उम्मीद केंद्र पर बुलडोजर चलवा दिया गया। बरसों की मेहनत, उन अनाथ महिलाओं का सहारा सब मलबे में तब्दील हो गया। जेल की दीवारों के पीछे आनंदी को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि महिला कैदी और भी बदतर हाल में हैं। उन्होंने जेलर से अनुमति मांगी
जेल की पुरानी सिलाई मशीनों को ठीक करवाया। उन्होंने कैदियों को मास्क और कपड़े के थैले बनाने में के काम में लगा दिया। जेल के भीतर भी आनंदी ने एक लघु उद्योग खड़ा कर दिया। जब वे 6 महीने बाद बेगुनाह साबित होकर जेल से बाहर आईं तो उनके पास न घर था न आश्रम। विक्रम सिंह ने उनके घर पर कब्जा कर लिया था। आनंदी और ईसा एक टूटे हुए टेंट में रहने को मजबूर हुए। लेकिन जिस दिन वो बाहर आई वहाँ सैकड़ों महिलाएं खड़ी थीं। वे महिलाएं जिन्हें आनंदी ने कभी पढ़ाया था, कभी सहारा दिया था। हर महिला अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर थोड़े थोड़े पैसे और अनाज लेकर आई थी। आनंदी ने उन पैसों से एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा किराए पर लिया। इस बार उन्होंने कोई आलीशान इमारत नहीं बनाई, बल्कि बांस और घास फूस के आशियाने तैयार किए। उन्होंने साझा रसोई की शुरुआत की। आर्थिक तंगी अब भी थी, पर अब वे अकेली नहीं थी। ईसा ने सोशल मीडिया के माध्यम से आनंदी की कहानी दुनिया तक पहुंचाई। धीरे धीरे मदद आने लगी। आनंदी ने उन अभावग्रस्त लोगों के लिए काम शुरू किया जिन्हें समाज ने अदृश्य मान लिया था। कचरा बीनने वाले, फुटपाथ पर चलने वाले और अनाथ बुजुर्ग। विक्रम सिंह ने आग लगवाने की कोशिश की, पर अब आनंदी के साथ उन हजारों लोगों की दुआएं थीं जिन्होंने उनके हाथ की रोटी खाई थी। अंततः एक बड़े मीडिया हाउस ने आनंदी के संघर्ष पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। दबाव इतना बड़ा कि विक्रम सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और आर्यन के अपहरण की जांच फिर से शुरू हुई। हालांकि आर्यन का मिलना अब भी एक इंतजार था, पर आनंदी ने उसे उन हजारों बच्चों में ढूंढ लिया था जिन्हें वे अब पढ़ा रही थीं। आज आनंदी के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन उनकी आंख में वही तेज है। उम्मीद अब एक बड़ा संस्थान है जहां ईसा प्रशासनिक कार्य संभालती है। आनंदी आज भी उसी फटे हुए टेंट वाले दिनों को याद करती है और मुस्कुराती है। वे कहती हैं, अगर सुबोध न जाते, आर्यन न खोता, जेल न होती, तो शायद मैं कभी जान ही नहीं पाती कि एक साधारण महिला के भीतर कितनी शक्ति छिपी है। मैंने कभी आसान जीवन की दुआ नहीं मांगी, इसलिए आज मैं हर कठिनाइयों के सिर पर पैर रखकर खड़ी हूँ। संघर्ष की आंच में तपे हुए किरदारों की कहानियाँ हमें जीना सिखाती हैं। गर्वनाल का प्रयास है कि ऐसे ही जीवंत कहानियों को आप तक पहुँचाना। अगर आनंदी के जज्बे को आपको छुआ है तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।